कहानी की शुरुआत हमें कॉनी को दिखाते हुए होती है, जिसकी शादी क्लिफर्ड चैटरली से होती है और अब कॉनी लेडी चैटरली बन चुकी है। कॉनी की एक बहन भी होती है जिसका नाम हिल्डा होता है। कॉनी का पहले भी एक बॉयफ्रेंड रह चुका था जो कि जंग में मारा जा चुका था। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय होता है और इसलिए शादी के अगले ही दिन कॉनी के हस्बैंड क्लिफर्ड को भी जंग के लिए जाना पड़ता है। जंग में क्लिफर्ड के कमर से नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और अब वो चल भी नहीं सकता। फिर घर आने के बाद क्लिफर्ड और कॉनी लंदन छोड़ के रग्बी में क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं। क्लिफर्ड अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता, इसलिए रात को कॉनी उसे कपड़े पहनाती है और उसे उठाकर बेड पर लाती है। फिर जब कॉनी क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है तो क्लिफर्ड उसे रोक देता है। वो कहता है कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा। कॉनी कहती है कि कोई बात नहीं। दरअसल क्लिफर्ड का छोटा क्लिफर्ड भी पैरालाइज हो चुका है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी फील नहीं होता। उसके बाद अगले दिन क्लिफर्ड और कॉनी हवेली में काम करने के लिए नौकरों को हायर करते हैं, लेकिन क्लिफर्ड अपनी मदद के लिए कोई भी नौकर हायर नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ उसकी वाइफ यानी सिर्फ कॉनी ही उसकी मदद करे। क्लिफर्ड पूरा दिन बस अपनी नॉवेल लिखता रहता है और वो कॉनी को कुछ खास टाइम नहीं देता और उसे सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कॉनी फिजिकली और मेंटली काफी अकेला महसूस करती है। कॉनी अपना समय बिताने के लिए सारी बातें अपनी बहन हिल्डा को चिट्ठी में लिखती है। उसके बाद अगले दिन कॉनी क्लिफर्ड के पास जाती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि लंदन जाके अपनी बहन से मिलाऊं। क्लिफर्ड कहता है कि तुम अपनी बहन को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, जिस पे कॉनी कहती है कि वो कुछ हफ्ते लंदन नहीं छोड़ सकती। क्लिफर्ड कहता है तो ठीक है, तुम कुछ हफ्ते बाद मिल लेना। क्लिफर्ड की ये बात कॉनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बाहर वॉक पे चली जाती है। वॉक पे कॉनी को एक झील मिलती है जो कि उसे काफी पसंद आती है और वो ये बात आके क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड कहता है शायद मैं उस जगह को जानता हूँ लेकिन वहाँ जा नहीं पाऊंगा। कॉनी कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिर क्लिफर्ड कहता है कि आज तो तुम्हें मेला देखने जाना चाहिए, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, बस शाम को चाय के लिए वापिस आ जाना। इसके बाद कॉनी मेला देखने जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात मिसेस फ्लिंट से होती है जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। उसके बाद अगले दिन कॉनी क्लिफर्ड को बाहर सैर के लिए ले जाती है, लेकिन कुछ ही देर में क्लिफर्ड की व्हीलचेयर कीचड़ में फंस जाती है। कॉनी को इसे निकालने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन तभी वहाँ क्लिफर्ड का नौकर मेलर्स आ जाता है। दरअसल मेलर्स एक गेम कीपर होता है। गेम कीपर उस इंसान को कहते हैं जो किसी भी प्राइवेट जमीन पे जानवरों की हिफाजत करता है और उनकी देखभाल करता है। फिर मेलर्स क्लिफर्ड की व्हीलचेयर को कीचड़ से निकाल देता है। उसके बाद क्लिफर्ड एक पेड़ के नीचे आता है। वो कॉनी को कहता है कि मुझे ये जंगल बचाना है और अगर इन जंगलों को बचाया नहीं गया तो इंग्लैंड तबाह हो जाएगा। वो कहता है कि इस जगह को वारिस ना दे पाना मुझे सबसे ज्यादा खलता है। कॉनी कहती है समझ सकती हूँ, पर यही सच है। क्लिफर्ड कहता है कि किसी और मर्द के साथ भी बच्चा पैदा कर सकती हो। कॉनी कहती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्लिफर्ड कहता है कि अगर अपनी भावनाओं को काबू में रखो तो ये डॉक्टर से इलाज कराने जैसा होगा और सबको तो यही लगेगा कि ये हमारा बच्चा है। दरअसल क्लिफर्ड एक वारिस चाहता है जो कि चैटरली परिवार को आगे बढ़ा सके। क्लिफर्ड कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम इस काम के लिए कोई सही मर्द ढूंढ लोगी। कॉनी को क्लिफर्ड की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद एक दिन क्लिफर्ड और कॉनी साथ में खाना खा रहे होते हैं। कॉनी उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन क्लिफर्ड उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, जिससे कॉनी इरिटेट होके अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन हिल्डा उसके घर आती है। हिल्डा को कॉनी की हालत देख के क्लिफर्ड पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि कॉनी क्लिफर्ड की देखभाल कर कर के थक चुकी थी और कमजोर हो चुकी थी। उसके बावजूद भी क्लिफर्ड उस पे कोई ध्यान नहीं देता। हिल्डा क्लिफर्ड के पास जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक केयर टेकर बुलाई है। ये वही औरत है जो तुम्हारा ध्यान बचपन में रखा करती थी और अब से कॉनी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी, वो काफी थक चुकी है। क्लिफर्ड चाहता था कि सिर्फ कॉनी ही उसका ध्यान रखे, लेकिन कॉनी की बहन काफी नाराज होती है, इसलिए क्लिफर्ड को हिल्डा की बात माननी पड़ती है। उसके बाद कॉनी सैर करने जा रही होती है।
क्लिफर्ड उसे कहता है कि रास्ते में जाते वक्त गेम कीपर से पूछना कि नए तीतर अंडे दे रहे हैं क्या। उसके बाद कॉनी गेम कीपर के घर के पास पहुंचती है। वो देखती है कि गेम कीपर अपने घर के बाहर नंगा नहा रहा होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो उसके घर में जाती है। गेम कीपर बताता है कि तीतरों ने काफी सारे अंडे दिए हैं और कुछ हफ्तों में यहाँ काफी सारे चूजे होंगे। कॉनी गेम कीपर से बात करके काफी इम्प्रेस होती है। उसे गेम कीपर से वो रिस्पेक्ट मिलती है जो उसका पति उसे कभी नहीं देता था। फिर वो गेम कीपर के घर के बाहर से फूल तोड़ के मिसेस फ्लिंट को देती है। वो फ्लिंट से गेम कीपर के बारे में पूछती है। मिसेस फ्लिंट बताती है कि वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है और जब वो आर्मी में था तब उसकी पत्नी गैर मर्दों के साथ सोती थी और ये बात हर जगह फैल गई। तब से मेलर्स अकेला रहता है। उसका तलाक तो शायद नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी किसी और के साथ रहती है। ये सुनकर कॉनी अफसोस जताती है। उसके बाद घर जाके कॉनी खुद को खुश करती है, जो कि उसका पति करने में असमर्थ था। उसके बाद अगले दिन कॉनी दोबारा से जंगल में जाती है। वहां पर उसे एक घर में गेम कीपर यानी मेलर्स मिलता है, जो कि चूजों के लिए पिंजरा बना रहा होता है। मेलर्स कॉनी को बैठने के लिए कुर्सी देता है और चिमनी में आग लगाता है ताकि कॉनी को ठंड ना लगे। मेलर्स की जिंदगी काफी सिंपल होती है। वो जानवरों का ख्याल रखता है और बुक्स पढ़ता है और अकेले रहता है। उस घर में कॉनी को काफी सुकून मिलता है, जो उसे अपने आलीशान घर में कभी नहीं मिला। वो मेलर्स के रहन सहन से काफी प्रभावित होती है। फिर कॉनी मेलर से पूछती है कि मुझे इस जगह की चाबी मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ कभी कभी आके बैठना पसंद करूंगी। मेलर्स कहता है पता नहीं दूसरी चाबी होगी या नहीं। कॉनी कहती है कोई बात नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। उसके बाद वो घर जाके क्लिफर्ड से कॉटेज की चाबी के बारे में पूछती है। क्लिफर्ड बताता है कि वो शायद स्टडी रूम में होगी। उसके बाद शहर में एक हफ्ते बारिश होती है, जिसकी वजह से कॉनी बाहर नहीं जा पाती। फिर बारिश खत्म होने के बाद वो उस घर में जाके बुक पढ़ने लगती है। तभी मेलर्स वहां आता है और उसे चाबी देता है। वो कहता है कि मैं इस चाबी को यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ जब तक दूसरी चाबी नहीं मिल जाती। कॉनी को ये काफी अच्छा लगता है और अब कॉनी को जंगलों में जाना और उस कॉटेज में जाना काफी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसके अपने घर में क्लिफर्ड उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। उसके बाद एक दिन पार्टी में डिनर करते वक्त क्लिफर्ड कॉनी की सबके सामने यह कहकर बेइज्जती कर देता है कि कर दी ना औरतों वाली बात, जिससे कॉनी को काफी बुरा लगता है और वो उठ के चली जाती है। वो वापस उसी कॉटेज में जाती है। वहाँ मेलर्स भी होता है, जो कि चूजों को खाना खिला रहा होता है। कॉनी चूजों के साथ खेलने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उठकर मेलर्स को गले लगा लेती है। उसके बाद वो मेलर्स को सीड्यूस करने लगती है और मेलर्स भी अपने आप को रोक नहीं पाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कॉनी को काफी दिनों बाद वो सेटिस्फैक्शन मिलती है जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा था। उसके बाद मेलर्स उसे जंगल के बाहर तक छोड़ता है और कॉनी अपने घर चली जाती है। उसे लगता है क्लिफर्ड उस पर गुस्सा करेगा कि वो इतनी देर तक बाहर थी, लेकिन क्लिफर्ड अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे ये तक नहीं पता होता कि कॉनी बाहर थी। फिर अगले दिन वो दोबारा से उसी कॉटेज में आती है। वो मेलर्स की राह देख रही होती है। फिर वहाँ मेलर्स आता है। वो कहता है कि आपको कैसा लगेगा जब आपका नाम गेम कीपर से जोड़ा जाएगा। कॉनी कहती है डर रहे हो? मेलर्स कहता है कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर अपने लिए नहीं आपके लिए है। और तभी कॉनी उसे पकड़कर किस कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। अब कॉनी को अपनी जिंदगी जीने की नई वजह मिल गई थी और वो मेलर्स से प्यार करने लगी थी, मानो उसकी बोरिंग और बर्बाद जिंदगी में मेलर्स ने जान डाल दी हो। फिर अगले दिन कॉनी मिसेस फ्लिंट के घर उनसे मिलने जाती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मेलर्स वहां पर दूध लेने आता है, जो कि वो रोजाना आया करता है। वो कॉनी को कहता है कि आप कॉटेज नहीं आई। कॉनी कहती है कि मैंने कहा था कोशिश करूंगी। फिर कॉनी वहां से चली जाती है और मेलर्स भी दूध लेके उसके पीछे जाने लगता है। कॉटेज थोड़ा दूर होता है और रात होने वाली होती है, इसलिए मेलर्स उसे जंगल के कोने में लाता है। कॉनी कहती है कि मुझे मैडम जी मत कहा करो। मेलर्स कहता है मतलब मुझे अदब छोड़कर पेश आना चाहिए। कॉनी कहती है हाँ। उसके बाद ये दोनों जंगल के बीचों बीच पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। मेलर्स कहता है लोगों की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उन्हें ये खुशी कभी नहीं मिलती। कॉनी कहती है मैं भी इन जेंटलमैन टाइप लोगों से तंग आ चुकी हूँ।
मेलर्स कहता है, सही कहा, वो एक जिंदा लाश की तरह होते हैं जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते और सिर्फ अपने स्टेटस और रुतबे के बारे में सोचते हैं। कॉनी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्लिफर्ड उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं, क्योंकि अब वो मेलर से प्यार करने लगी थी जिसके साथ उसे काफी मजा आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्लिफर्ड सिर्फ अपने कोयले के बिजनेस में ही लगा रहता था। फिर एक दिन क्लिफर्ड का मैनेजर क्लिफर्ड को बताता है कि बाहर हर जगह बातें चल रही हैं कि रग्बी को नया वारिस मिल सकता है। वो कहता है, अगर ये अफवाह झूठ है तो मैं इसे अभी खारिज कर देता हूँ। क्लिफर्ड कहता है कि नहीं, ये झूठ नहीं है और रग्बी को अभी भी वारिस मिलने की उम्मीद है। फिर क्लिफर्ड कॉनी के पास जाता है। वो इस अफवाह के बारे में कॉनी से पूछता है। कॉनी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर कॉनी उसे कहती है, मुझे 3 हफ्तों के लिए वेनिस जाना है अपने पिता के 800 में। दरअसल कॉनी क्लिफर्ड को इशारा करती है कि वो वेनिस बच्चे के लिए जा रही है। क्लिफर्ड काफी खुश होता है। वो कॉनी को कहता है कि मुझे उसका नाम नहीं जानना और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कोई सही मर्द ही चूज करोगी। उसके बाद कॉनी मेलर्स के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बाप हो। मेलर्स कॉनी से पूछता है कि उसने क्लिफर्ड को क्या कहा। कॉनी कहती है कि मैंने वेनिस जाने का बहाना बनाया ताकि उसको लगे मैं वेनिस जाके प्रेग्नेंट हुई हूँ और फिर पूरे रग्बी में वो सबको यही बताएगा कि ये उसका बच्चा है। मेलर्स को ये सुन के काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कॉनी उसके करीब सिर्फ बच्चे के लिए आई थी और उसे कोई भी प्यार व्यार नहीं है। कॉनी ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया ताकि वो बच्चा पा सके। कॉनी अपने सफाई में कहती है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और वो उसके करीब बच्चे के लिए नहीं आई। वो उससे सच में प्यार करती है, लेकिन मेलर्स को ये सब बकवास लगता है। फिर अगले दिन कॉनी क्लिफर्ड के साथ सैर करने आती है। क्लिफर्ड अपनी व्हीलचेयर मशीन में बैठा होता है, लेकिन उसकी मशीन चढ़ाई पे रुक जाती है। तभी वहाँ मेलर्स आता है और उसकी मदद करने लगता है। क्लिफर्ड का व्यवहार मेलर्स के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर होता है। क्लिफर्ड अपने नौकरों और मजदूरों पे काफी जुल्म करता है और हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसके इस व्यवहार से पूरा रग्बी उसे नफरत करता है। कॉनी को भी क्लिफर्ड का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो इस बारे में क्लिफर्ड से कन्फेस करती है और फिर ये दोनों में बहस हो जाती है। फिर वो मेलर्स के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और क्लिफर्ड को तलाक देना चाहती हूँ, लेकिन उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैंने शादी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई। मेलर्स भी कॉनी को माफ कर देता है और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद बारिश आने लगती है। कॉनी अपने पूरे कपड़े उतार कर बारिश में भीगने लगती है। फिर मेलर्स भी उसे ज्वाइन करता है और ये दोनों बिना कपड़ों के बीच जंगल में बारिश के मजे लेते हैं। दूसरी तरफ क्लिफर्ड काफी गुस्से में होता है क्योंकि कॉनी अभी तक घर नहीं लौटी होती। फिर क्लिफर्ड की असिस्टेंट कॉनी को ढूंढने जाती है। उसे कॉनी मिल जाती है। घर आने के बाद क्लिफर्ड कॉनी को कहता है कि कहाँ थी इतनी देर से, अपना हुलिया तो देखो कैसा बना लिया है। कॉनी गुस्से में कहती है कि मैं बारिश में भीग रही थी, वो भी बिना कपड़ों के। क्लिफर्ड हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, अगर उस मेलर्स ने तुम्हें देख लिया होता तो। कॉनी कहती है, हाँ शायद देखा भी हो, लेकिन तुम्हें उससे क्या, और ऐसा कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन उसकी बहन हिल्डा उससे मिलने आती है। कॉनी उसे अपने नए आशिक के बारे में बताती है, लेकिन जब हिल्डा को पता चलता है कि वो एक नौकर है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती है कि तुम सेक्स को प्यार समझ बैठी हो और कॉनी और हिल्डा के बीच में बहस हो जाती है। फिर रात को कॉनी हिल्डा को मेलर्स से मिलाती है। हिल्डा का व्यवहार मेलर्स के साथ काफी रूड होता है जो कि कॉनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद कॉनी और मेलर्स इंटीमेट होने लगते हैं और कुछ देर बाद यहाँ मेलर्स की पत्नी का बॉयफ्रेंड उसकी आधी पेंशन लेने आ जाता है। दरअसल मेलर्स की बीवी उसको तलाक नहीं दे रही है और हर महीने उसकी आधी पेंशन लेने आ जाती है, लेकिन इस बार मेलर्स उसके बॉयफ्रेंड को भगा देता है। उसके बाद अगले दिन हिल्डा और कॉनी अपने घर जाते हैं। कॉनी अपने नए प्रेमी के बारे में अपने डैड को बताती है। उसके डैड बोलते हैं कि जज्बात हमेशा बदलते रहते हैं, आज तुम्हें इससे प्यार है कल किसी और से होगा, तो क्या जिंदगी भर तलाक ही देती फिरोगी, और वो कॉनी को तलाक ना देने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलर्स की एक्स वाइफ मार्था का बॉयफ्रेंड उसके घर में घुस जाता है। दरअसल वो पैसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन पैसे ढूंढते हुए उसे सिल्क की एक नाइटी का टुकड़ा मिलता है और एक बुक भी मिलती है जिसमें लेडी चैटरली यानी कॉनी का नाम लिखा हुआ होता है। वो ये बात पूरी रग्बी में फैला देता है कि लेडी चैटरली का मेलर्स के साथ यानी एक नौकर के साथ चक्कर चल रहा है।
ये बात क्लिफर्ड तक पहुंच जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका नाम हर जगह बदनाम हो रहा होता है। इसलिए वो मेलर्स को अपने ऑफिस में बुला के उसे नौकरी से निकाल देता है। क्लिफर्ड की केयरटेकर ये सब देख के कॉनी को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है। कॉनी फटाफट गाड़ी लेकर मेलर्स के घर पहुंचती है। वो कहती है कि हम भाग सकते हैं अभी। मेलर्स कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कॉनी कहती है मुझे बस तुम चाहिए। फिर मेलर्स के घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मेलर्स कॉनी को कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर हम साथ रहेंगे। और ऐसा कहकर वो रग्बी छोड़ के चला जाता है। फिर घर जाके कॉनी क्लिफर्ड से तलाक मांगती है और कहती है किसी और के साथ बच्चा करना तुम्हारा ही आइडिया था। क्लिफर्ड कहता है कि मैंने कहा था कोई सही आदमी चुनना, और वैसे भी तुम्हारे अफेयर की बात हर जगह फैल गई है जिससे सबको यही लगेगा कि ये मेरा नहीं मेलर्स का बच्चा है, इसलिए मैं इसे अपना वारिस घोषित नहीं कर सकता। क्लिफर्ड उसे तलाक देने से भी मना कर देता है। फिर कॉनी उसे छोड़कर वेनिस चली जाती है। वो काफी दिनों तक मेलर्स का इंतजार करती है और आखिरकार एक दिन उसे मेलर्स का लेटर आ जाता है, जो कि अब स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में काम करता है। उसे कॉनी के बारे में एक मजदूर से पता चला जो कि रग्बी से स्कॉटलैंड आया था। उसके बाद कॉनी स्कॉटलैंड जाती है और उसे मेलर्स मिल जाता है। फिर ये दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी से हमें ये समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को खुशी अपने असलीपन में रहकर मिलती है, ना कि कोई जेंटलमैन बनकर। और हमारे दिल में हमेशा दूसरों के प्रति सद्भाव होना चाहिए, ना कि क्लिफर्ड की तरह जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता था और अपने नौकरों और मजदूरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।